हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, यानी कि बहुत दिनों बाद मैं सेशन ले रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी भी थी, तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट इट्स ओके, नाउ आई एम फाइन। अब मैं अच्छी रिकवर हो रही हूँ एंड सब कुछ कामों से मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गई हूँ। वेल, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आप सब देख ही रहे हैं कि विश्व का भूगोल आज का हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग 3 सेशन ले चुके हैं। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पर आप सभी को प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की हो, उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो हो, या फिर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अभी इंडियन ज्योग्राफी हमने नहीं कराया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद में हमारा स्टार्ट होगा इंडियन ज्योग्राफी का। ओके, तो आज का हमारा जो विश्व का भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आज का सेशन हमारा लास्ट होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड ऑलरेडी हम 3 वीडियोस कर चुके हैं, 3 सेशन ले चुके हैं। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों बस अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यही कहना चाहती हूँ मैं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल पर अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो उस चीज़ को यहाँ फॉलो किया जा रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा विश्व का भूगोल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, कनाडा की प्रमुख नदी मैकेंजी नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है किस झील से निकलती है? अब कनाडा की जो प्रमुख नदी है मैकेंजी नदी जो है, ठीक है, वो जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, डायरेक्शन क्या है उसकी मैकेंजी नदी की फ्लो की? नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, तो किस झील से निकलती है ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ग्रेट बियर, बी है ग्रेट बियर है ये, नॉट बैरियर, ठीक है, और बी ऑप्शन है ग्रेट स्लेव, सी है विनिपेग, डी अथबस्का। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा है ग्रेट स्लेव। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ग्रेट स्लेव। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किस में समाहित करती है? अब जो यूरोपीय महाद्वीप है, ठीक है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये निकल गया। ठीक है, और वो अपना जल किस में समाहित करती है? क्वेश्चन पूछा है कि अपना जल कहाँ गिराती है, कौन से सागर में गिराती है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी ब्यूफोर्ट सागर और डी अरल सागर। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। यूरोप और एशिया महाद्वीप को पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है सभी को। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। थोड़ा कॉमन से क्वेश्चन है ये, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन से हम लॉस में आ जाते हैं कभी, क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं तो हमें आंसर ध्यान नहीं होता है। पता होते हुए भी हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यूरोप और एशिया महाद्वीप को पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है काकेशस, बी पेनाइन, सी एटलस एंड डी यूराल। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाले जो पर्वत श्रेणी है कौन सी है? वो यूराल है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, नेक्स्ट आता है, देखिए आप ये देखो, आपके लिए मैं मैप में भी लेकर आई हूँ। ठीक है, मैप से क्या होता है, इजी हो जाता है थोड़ा याद रखना। ओके, ये यहाँ पर हमारा है यूराल माउंटेन, ये देख सकते हैं आप, यूराल। ओके, यहाँ पर एशिया है, यहाँ यूरोप है। ओके, तो कौन अलग कर रहा है एशिया और यूरोप को? कौन अलग कर रहा है एशिया एंड यूरोप को? कौन अलग कर रहा है? ये जो यूराल रेंज है, माउंटेन रेंज है, यही अलग कर रही है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ कजाकिस्तान से स्टार्ट हो रही है, ये देख सकते हैं आप, कजाकिस्तान से स्टार्ट हो रही है यहाँ से और ऊपर तक है, नॉर्थ तक। आई होप आप सभी को क्लियर होगा।
एक्चुअली मैप देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो मैप को देखना बहुत ज़रूरी है, इससे ईजी हो जाता है याद रखना भी। ठीक है, ये देखिए एक और इमेज है मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए यूराल माउंटेन की। ठीक है, यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप रेंज है एंड यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट में सेंट्रल साइबेरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, किस अफ्रीकी देश की सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तंजानिया, बी मोजाम्बिक, सी युगांडा एंड डी केनिया। तो किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, मोजाम्बिक। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 5, न्यूयॉर्क नगर किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क नगर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना होगा। जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज है ना, तो उनको कौन सी नदी के किनारे है, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये चीज़ें पूरा जो बुक है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम की जो प्रिपरेशन के लिए बुक है उसमें पूरा सिस्टमैटिक दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। उसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पोटामैक, बी डेलावेयर, सी हडसन और डी रियो ग्रांडो। ठीक है, अब जो क्या क्वेश्चन था हमारा, न्यूयॉर्क नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो कौन सी नदी के किनारे है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, हडसन नदी के किनारे है। राइट, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, पर्ल ऑफ द ओरिएंट निम्नलिखित में से किस देश का भौगोलिक उपनाम है? पर्ल ऑफ द ओरिएंट, इस तरह के जो उपनाम दिए जाते हैं ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पर करा रही हूँ उनको आप लोग, जो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग अपना रजिस्टर बनाइए, उसमें लिखिए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग वीडियोस को कितनी बार भी देख सकते हैं। ओके, पर्ल ऑफ द ओरिएंट निम्नलिखित में से किस देश का भौगोलिक उपनाम है? ऑप्शन ए है हमारा दक्षिण कोरिया, बी सिंगापुर, सी जापान और डी है जावा। तो पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसका भौगोलिक उपनाम है? सिंगापुर का भौगोलिक उपनाम है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 7, प्यासी भूमि का देश के नाम से किसे जाना जाता है? अब प्यासी भूमि है ना, किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी सहारा क्षेत्र, सी मंगोलिया और डी अरब मरुस्थल। तो प्यासी भूमि अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप डेफिनेटली आंसर किस पे जाओगे? सहारा क्षेत्र पर जाओगे, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना प्रशांत महासागर में किस देश के पास स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सबसे गहरा गर्त कौन से महासागर में स्थित है? 2 क्वेश्चंस निकल गए। ठीक है, और ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि किस देश के पास स्थित है? ऑप्शन ए है ताइवान, बी जापान, सी फिलीपींस और डी दक्षिण कोरिया। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन सी फिलीपींस। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा, ये देखिए आप लोग, ये मैरियाना ट्रेंच की पिक्चर है, ये लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोग देख सकते हैं मैरियाना ट्रेंच। ओके, और यहाँ पर है यहाँ फिलीपींस। ये देखिए आप इसकी गहराई देख सकते हैं, कितनी गहराई है। मतलब कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये इसमें पिक्चर में शो किया हुआ है, ये शो किया हुआ है कि देखो इसकी गहराई, यहाँ देखो गहराई है 11,035। ठीक है, मीटर में है, ये 11,035 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, अब हमारा माउंटेन की हाइट कितनी है? माउंटेन की हाइट आप सभी जानते हैं, मतलब कि 11,035 जो मीटर की गहराई है हमारे माउंटेन की, तो कितनी है? जो एवरेस्ट माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर की। ठीक है, तो यानी कि 11,000 के तो अंदर ही आ गया ना वो। मतलब कि आप ये देखो कि इसके अंदर एक हमारा माउंट एवरेस्ट समा सकता है, इतना गहरा है। आप लोग समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं? इसमें डॉट डॉट के थ्रू दिखाया भी गया है कि आप सब देख सकते हैं। ये देखिए माउंट एवरेस्ट की हाइट इन्होंने दिखाई हुई, ये रहा माउंट एवरेस्ट की हाइट। ओके,
तो बस दोस्तों आप सभी को समझाना था, ये पिक्चर के माध्यम से बहुत इजीली समझा जा सकता है, इसलिए पिक्चर्स में आप लोगों की लेकर आ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग कारा किन दो नगरों को जोड़ता है? कारा, ठीक है, सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग कौन सा है? कारा है। अब किन दो नगरों को जोड़ता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है इस्तांबुल से एथेंस को, बी है पेरिस को बेलफास्ट से, सी है पेरिस से लंदन को, और डी है पेरिस से रॉटरडम को। तो कौन से दो नगरों को जोड़ता है कारा रेल मार्ग, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है? तो पेरिस और लंदन को जोड़ता है वो। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपीय महाद्वीप के किस देश को लपटों की भूमि वाला देश कहा जाता है? यूरोपीय महाद्वीप के किस देश को लपटों की भूमि वाला देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है आर्मेनिया, बी अजरबैजान, सी रोमानिया, और डी जॉर्जिया। तो किसको कहा जाता है? अजरबैजान को कहा जाता है, ठीक है। यूरोपीय महाद्वीप के जो अजरबैजान नाम का देश है उसको लपटों की भूमि वाला देश कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग जो सिद्धांत का प्रतिपादन है किसने किया है? अब जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसने दी है? बेसिक सा क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग मोस्टली पढ़ते हुए आ रहे हैं ये चीजें, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? ऑप्शन ए है ए जॉर्ज लेमेंटर ने, बी एडविन हब्बल, सी डॉपलर, और डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो किसने दिया है बिग बैंग थ्योरी? किसने दी है? एब जॉर्ज लेमेंटर ने। ओके, ऑप्शन ए 11 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? अब एडविन हब्बल ने ऐसा कौन सा सिद्धांत दिया है जिसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है महाविस्फोटक सिद्धांत, बी है डॉपलर सिद्धांत, सी है लॉर्ज हेड्रॉन कैलेंजर सिद्धांत, और डी है साम्यावस्था सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा, किस सिद्धांत ने ये बताया है कि एडविन हब्बल का, ठीक है, एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने बताया है? तो डॉपलर के सिद्धांत ने ये बताया है कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब लेक्चरर का जो मेन एग्जाम होगा ना, स्क्रीनिंग एग्जाम जो जब क्वालिफाई कर लेंगे तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, शूद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है शुक्र एवं पृथ्वी, बी बृहस्पति एवं शनि, सी है बुध एवं शुक्र, और डी है हमारा मंगल एवं बृहस्पति। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? जो शूद्र ग्रह है किन दो ग्रहों के बीच में मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ठीक है। शूद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखिए मैं आप लोगों के लिए इमेज भी लेकर आई हूँ। यहाँ हमारा है ये एस्टेरॉइड बेल्ट, शूद्र ग्रह इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट किसको कहते हैं? शूद्र ग्रहों की जो बेल्ट होती है उन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। ये शूद्र ग्रह है, ये शूद्र ग्रह है, ओके। यहाँ मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। अब देखिए जुपिटर, जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है, ठीक है, ये है यहाँ पर बृहस्पति, ये है यहाँ पर मार्स, मंगल ग्रह यानी कि, ठीक है। तो पूछा क्वेश्चन क्या है हमारा? शूद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, यानी कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है कौन से दो प्लैनेटों के बीच में पाई जाती है? तो मंगल हो गया और बृहस्पति हो गया, यानी कि मार्स और जुपिटर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एकमात्र शूद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है सुमेकर लेवी, बी कैसिनी, सी हेलियो, और डी फॉरवेस्टा। तो कौन सा ऐसा शूद्र है, ठीक है, जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है, मतलब बिना कोई मीडियम के हम लोग डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, ऐसा कौन सा शूद्र है? तो उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन डी, फॉरवेस्टा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, मंदाकिनी क्या है? यह एक तारों का समूह है, बी है छोटे क्षुद्र ग्रहों का समूह, सी है गैस और धूमकणों के बादल, डी है आकाशगंगाओं का समूह। अब मंदाकिनी क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, यह एक तारों का समूह है, ठीक है। मंदाकिनी क्या है? तारों का समूह। ये देखिए मंदाकिनी जो गैलेक्सी है, आप लोग सब देख सकते हैं, मतलब कि इतने सारे स्टार्स मिलकर के एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, ओके।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। सौर मंडल में कौन कौन शामिल है? सौर मंडल में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए है सूर्य, बी विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह, सी है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का, डी है उपरोक्त सभी। अब देखो सौर मंडल में कौन कौन शामिल होता है। सूर्य भी है सौर मंडल में, ग्रह और उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, उल्का भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आप सब देख सकते हैं सोलर सिस्टम हमारा, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें? प्लैनेट्स भी है, सन भी है, एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है, उल्का पिंड भी है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सब कुछ जो है सौर मंडल में शामिल होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी सौर ज्वाला और डी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और फिर भी हम कभी कभी इसको कंफ्यूजन की वजह से गलत करे आते हैं। सूर्य में जो ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी के आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं में शामिल नहीं है। बी ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी पृथ्वी और डी शनि। अब जो पृथ्वी है उसके आंतरिक ग्रह में कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है हमें। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शनि, ठीक है। अब जो पृथ्वी के जो आंतरिक ग्रह हैं उसमें कौन कौन है? बुध, शुक्र और पृथ्वी, ठीक है। ये तो है हमारे, ये देखिए मैं आपको इमेज में दिखा देती हूँ। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए आप सब देख रहे हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट आप सभी को दिखाई दे रही है। ये रही हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट का ये जो नाम है, ठीक है। ये जो ये वाली है, ओके, ये हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो इसके जो अंदर के प्लैनेट है, यानी कि ये देख सकते हैं आप, एक सर्किल ये रहा, दूसरा सर्किल ये रहा, तीसरा सर्किल ये रहा, फोर्थ सर्किल ये रहा, यानी कि 4 प्लैनेट जो है अंदर है, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि कौन कौन से हैं? मार्स है, अर्थ है, मार्स, अर्थ, वीनस एंड मरकरी। तो ये सब क्या है? 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह कौन से हैं? ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है इसके बाहर है, यानी कि जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून, ये 4 ग्रह हैं बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। अब आपको आई होप आप सबको क्लियर होगा ये चीज़ कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन से हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन 18 का ही था एक्सप्लेनेशन ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य की उम्र लगभग कितने वर्ष है? ऑप्शन ए है 5 बिलियन, बी 6 बिलियन, सी 4 बिलियन और डी है 7 बिलियन। तो जो सूर्य की उम्र है वो लगभग कितनी है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है 5 बिलियन, ओके। सूर्य की जो उम्र है कितनी है? 5 बिलियन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो सेकंड्स दे रखे हैं ना उनको हम लोग कभी कभी गलत कर आते हैं। 8 मिनट तो सबको पता ही है इसका, बट जो डाउट क्रिएट करता है वो सेकंड्स में यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए है 6 मिनट 16 सेकेंड, बी है 7 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट्स एंड 16 सेकेंड एंड डी है 9 मिनट एंड 16 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन ए सी, 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य के जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऑरोरा बोरेलिस, बी है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सी सौर कलंक और डी रेड शिफ्ट। तो सूर्य से जो निकलने वाली सौर ज्वाला है उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शन ए है ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। ये देखिए आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ऑरोरा बोरेलिस। देखिए उत्तरी ध्रुव पर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन क्या डिस्कस किया है? सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला है उसको उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। और दक्षिण ध्रुव पर क्या कहा जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है उसको। यहाँ हम इमेज दे सकते हैं, ये जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है ना उसका इफेक्ट क्या होता है नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। तो इस तरह का इफेक्ट बनता है, ठीक है, इस तरह का बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22।
हैली नामक धूमकेतु या पुष्चल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? ऑप्शन ए है 74 ईयर्स, बी है 75 ईयर्स, सी है 76 ईयर्स और डी है 77 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर हमारे है 76 ईयर्स का। हैली नामक धूमकेतु या पुष्चल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? 76 ईयर्स का है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? बेसिक सा क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। ऑप्शन ए है 22.5 डिग्री, बी है 23.5 डिग्री, सी है 24.5 डिग्री, डी है 25.5 डिग्री। ओके, तो आंसर हमारे सबको पता है 23.5 डिग्री है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री एक्सिस पर झुकी हुई है। ओके, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, आई होप आपको इमेजेस के थ्रू बहुत ही इजीली क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए है 111 किलोमीटर, बी है 121 किलोमीटर, सी है 131 किलोमीटर और डी है 141 किलोमीटर। तो पृथ्वी पर जो दो अक्षांश है, ठीक है, अक्षांश क्या होते हैं पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अक्षांश लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, जिन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। अक्षांश ये वाली रेखाएं हैं ग्लोब पर, ठीक है, ये वाली रेखाएं हैं अक्षांश। तो पूछा क्वेश्चन ये है, इनके बीच की ये वाली दूरी कितनी है? एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी क्या है? ये वाली डिस्टेंस पूछा है। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। ओके, वेट मिनट। हाँ मम्मी, ऊपर जाएगी इधर। कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। यहाँ इमेज में हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये है यहाँ पर हमारे अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये सब क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। तो इन एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच में क्या दूरी होती है वो हमें बताना है दोस्तों। क्या इसका आंसर होगा? तो मैंने अभी आपको करेक्ट किया है। आंसर क्या है हमारा? 111 किलोमीटर है। ओके, आंसर हमारा 111 किलोमीटर है। तो आप लोग ये ग्लोब को देख सकते हैं। तो और ये वाली जो रेखाएं हैं, ये ऊपर से नीचे जो आ रही हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। इनको लॉन्जिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? लॉन्जिट्यूड। जिनकी मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है लॉन्जिट्यूड की, जो सबसे ज़्यादा एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है, कहाँ पर होती है? वो होती है भूमध्य रेखा पर। ध्रुवों पर जाने पर इसकी दूरियां कम होती जाती हैं एंड ध्रुव पर जो पॉइंट पर आ जाती है तो 0 हो जाती है इनकी दूरियां। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक्चुअली अभी बीच में मेरी मदर इन लॉ आई थी, बस वो ऐसे ही थोड़ा बहुत डिस्कशन के लिए। चलिए हम देखते हैं 25 क्वेश्चन जो है। कितने डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए है 145 डिग्री, बी है 165 डिग्री, सी 175 डिग्री एंड डी है 180 डिग्री। तो कितने डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर है, 180 डिग्री को, ठीक है। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4.5, बी है 5, सी है 5.5 एंड डी है 6, ठीक है। अब पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है सभी को पता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, 5.5 है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए है पोपा म्यांमार, बी किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, सी क्राकाटोआ जो कि इंडोनेशिया में है एंड डी है एटना इटली में है, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन? ज्वालामुखी में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एक्टिव जो वॉल्केनो है वो हमें यहाँ पर बताना है। और एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, एटना जो कि इटली में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है?
अब ऐसा ज्वालामुखी बताना है हमें जो कि भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए है कोटोपेक्सी, बी स्ट्रैम्बोली, सी विसुवियस और डी किलिमंजारो। तो करेक्ट आंसर है स्ट्रॉम्बेली। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर स्ट्रॉम्बेली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। अब जब चट्टान के जो अपरदन होता है उसके बाद किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है ब्लॉक पर्वत, बी है अवशिष्ट पर्वत, सी है संचित पर्वत और डी है वलित पर्वत। अब जब चट्टानों का अपरदन होता है, ठीक है, तो उससे भी तो कुछ पर्वत वगैरह या पर्वत पठार ऐसे कुछ बनते हैं जब अपरदन होता है। वायु से होता है, वर्षा से होता है अपरदन, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। सबसे अच्छा उदाहरण इसका देती हूँ मैं आपको। सबसे अच्छा अरावली जो रेंज है राजस्थान में है, अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली रेंज भारत में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। हिमालय, आल्प्स और यूराल किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है। ऑप्शन ए है संचित पर्वत है, बी अवशिष्ट पर्वत, सी वलित पर्वत और डी ब्लॉक पर्वत। तो हिमालय, आल्प्स और यूराल जो कि है किस तरह के पर्वत है ये हमें बताना है। तो हिमालय कैसा है हमारा, मतलब कि अभी भी ग्रो हो रहा है ना वो, यानी कि अभी भी उसका निर्माण हो रहा है, अभी भी बन रहा है, अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है हिमालय, यानी कि वो वलित पर्वत है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। हिमालय, आल्प्स और यूराल ये तीनों ही कैसे पर्वत है, वलित पर्वत के उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा है सेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, ओके, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आप सब उन्हें शेयर कर सकते हैं। देखिए ये सिर्फ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, तो ये तो बेसिक्स ही हैं, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही है, नहीं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जो स्टेट की है थोड़ा वो डिफरेंट होता है, बाकी सब कॉमन ही है, ठीक है। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हमारा जो है स्टार्ट करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किस तरह के आपको क्वेश्चंस चाहिए, इजी है या मॉडरेट चाहिए, या आपको थोड़े और टफ क्वेश्चंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्लोज करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।